हाँ दोस्तों, थंबनेल के द्वारा आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी कि मैं आपके लिए ये टीजीटी एग्जाम के लिए या पीजीटी और पीआरटी एग्जाम के लिए हिंदी की जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो भी बिल्कुल फ्री लेकर आया हूँ, जो आपको पेड क्लास में बड़े बड़े पैकेज के साथ दिए जाते हैं, मगर मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री लेकर आया हूँ। चलिए तो हम शुरू करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर करना आप, क्योंकि आपके शेयर से उन बच्चों के पास भी मेरी वीडियो पहुंच सकती है जो पेड क्लास नहीं ले सकते। तो चलिए हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारा जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण है और बिल्कुल हम शुरू से एंड तक करेंगे और जल्दी जल्दी लाएंगे। हम अपना सोचेंगे जल्दी जल्दी ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जो आपको केवीएस डीएसएसबी में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम हिंदी का लाए हैं टॉपिक हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे वर्ण से वर्णमाला तक, वर्ण से वर्णमाला। आपने तो बहुत चीजें ये पढ़ी भी होगी, आपने प्रिपेयर भी की होगी, मगर आप जब तक ये पूरी वीडियो देखेंगे आपको बहुत चीजें नई मिलेंगी भी। और वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट होंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उसकी आपको तैयारी जरूर करनी है। और आप चेक कीजिए कि आपको इस टॉपिक में से कितना क्या क्या आपको आता है। ठीक है, तो हम यहां से चलेंगे वर्ण से वर्णमाला। तो चलिए हम वर्ण से वर्णमाला तक की बात करते हैं। तो यहां पर मैंने लिख रखा है, बिल्कुल आप इसको नोट भी कीजिए और आप अपने नोट्स तैयार कीजिए और जो जो पॉइंट आपको बताता हूं उसको नोट कीजिए और उसको लर्न भी कीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं वर्ण। ठीक है, ये कहना है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जो हम बोलते हैं भाषा, तो उसकी सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, याद रखना, जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। तो हम जब इसमें बात करते हैं तो स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन, जब हम स्वर और व्यंजन की बात करते हैं, जब हम इनको व्यवस्थित समूह में रख देते हैं, ठीक है, तो वो वर्णमाला बन जाते हैं। याद रखना है, वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला जो वर्ण होता है, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे हम बात करते हैं, जैसे यहां पर आप देखिए क, इसमें दूसरा साउंड नहीं आना चाहिए, क, ख, ग, घ। ठीक है, तो ये जो वर्ण होते हैं, ठीक है, जिसमें भाषा का दूसरा वर्ण या फिर स्वर और व्यंजन, ध्यान रखना, इसमें स्वर भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसमें और ना तो स्वर हो ना व्यंजन हो। ठीक ठीक है, यहां पर जैसे च, छ, ज, ये हमारे क्या होते हैं? ये सभी हमारे क्या होते हैं? व्यंजन, जिसको हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो हम जैसे यहां पर मैं वर्णमाला की डेफिनेशन बता रहा हूं, जो वर्ण होते हैं, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह, समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह, जैसे हम पहले स्वर लिखते हैं फिर व्यंजन। ठीक है, स्वर अ आ ई उ री ए ओ अंग और अ, ये हमारे क्या होते हैं? स्वर्ण। ये स्वर होते हैं और ये होते हैं हमारे व्यंजन। स्वर और व्यंजन जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, एक क्रम से मिलते हैं, तो हम इसको क्या बोला जाता है? इसको वर्णमाला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपने कॉमन चीजें पढ़ भी रखी होंगी कि ये होते क्या है, एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें पूछता है द्विगु व्यंजन। क्या होता है?
द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? ध्यान रखना, द्वि मतलब दो, याद रखना पूरे ये व्यंजन या स्वरों में सिर्फ दो ही होते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? आप इसमें देखिए ड, जिसमें यहां पर बिंदी लग जाती है, ऐसे ही ढ, ये बिंदी लग जाती है। याद रखना है आपको, ड और ये ढ, ये द्विगुण व्यंजन नहीं होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये द्विगुण व्यंजन नहीं होते। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? ड और ढ। याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन कैसे होती है, क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग होती है। तो याद रखना, हिंदी में नए जो वर्ण विकसित होते हैं, हिंदी में जो नए वर्ण विकसित हुए हैं उसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। डेफिनेशन नहीं आती, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। और स्क्रीन पे भी आपके आ रहा होगा, तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। इसको एक और वर्ड से बोला जाता है, याद रखना है आपको। ये होते हैं, पेपर में आ जाता है, ये पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर, ठीक है। मतलब जो व्यंजन होते हैं इसके जो पांचवें वर्ण होते हैं, ठीक है, ये वर्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ग के जो पांचवें वर्ण होते हैं, जैसे देखो ये पांच काउंट करोगे, ठीक है, यह वर्ग को छोड़कर आपको क च ट त प, इसके जो ये पांचवें, सॉरी, इसको अनुनासिक व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसका जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, वो हमारे नाक से होती है, अनुनासिक, ठीक है। न ट त म, ठीक है, इसको हम अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं और पक्षमाक्ष, ठीक है, पंचमाक्षर व्यंजन भी बोलते हैं। और ये पंचमाक्षर व्यंजन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन को ही पक्षमाक्षर व्यंजन कहते हैं। तो ये ऑप्शन में आपके आ सकता है, इसमें से एक हटा दे, इसमें से हटा दिया और आपसे पूछ लिया कि इसमें से कौन से पक्षमाक्षर व्यंजन नहीं है या है, तो आपको ये चीजें लर्न कर लेनी है। तो ये हमारे क्या होते हैं, जो पांचवे होते हैं, ठीक है, जो पांचवे व्यंजन होते हैं उसको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आते हैं घोष और अघोष। बिल्कुल, बहुत अच्छी, ठीक है, आपने नोट किया होगा, आपको मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट होता है बेटा, इसमें याद रखना है आप सभी को, घोष और अघोष। घोष को हम सघोष भी बोल देते हैं, घोष को हम सघोष बोल देते हैं, और दूसरा होता है अघोष, ठीक है। ये दो पार्ट हमारे रहेंगे और इन दो पार्टों को अच्छे से समझना, क्योंकि ये भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। घोष और अघोष आपको याद रखना है, ये आपको लिख लेना है कि जो वर्ग की बात की गई है, वर्ग के पहले और दूसरे जो व्यंजन होते हैं, ठीक है, वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन, वर्ग के पहले और दूसरे जो व्यंजन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अघोष। क्या बोलेंगे? अघोष। अब देखो वर्ग, यह वर्ग अभी आपको नहीं लेना, यह वर्ग को छोड़ के, ठीक है, आपको देखो पहले और दूसरे, क ख च छ ट ठ त प प फ, ये जो
हमारे को व्यंजन दिए हुए हैं, इसको अघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो बच गए उसको क्या कहते हैं, सघोष या फिर घोष। वर्ग के अब देखो पहले दूसरे तो हमने ले लिए, तो बचा क्या, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन क्या कहलाते हैं, सघोष या घोष, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो ये जो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तीसरे, चौथे, हर वर्ग के तीसरे और चौथे जो व्यंजन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, घोष या फिर सघोष, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। टॉपिक आप बस समझिए कैसे कैसे हो रहे हैं, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। और प्लीज आप इसको नोट जरूर करिए। आप इसे नोट करेंगे तो आपका नोट्स भी तैयार होगा, और जब आपको एग्जाम देना होगा तो आप क्या करेंगे, सीधा अपना नोट्स खोलिए और तैयार करना शुरू करिए, और जल्दी जल्दी तैयार भी होगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है प्राण, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण, और आता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आता है, ठीक। अब याद रखना है, हम बात कर रहे हैं कहां से, कौन से वर्ग की, क से हम यहां क से शुरू कर रहे हैं और म तक की बात कर रहे हैं, क से म तक, ठीक है। आगे भी बताऊंगा, आपको समझना है बस आपको। तो जो अल्प प्राण की बात करते हैं जैसे, ठीक है, तो अल्प प्राण, ये जो तीसरा, जो हम ऐसे बोल सकते हैं, जो विषम संख्या होती है, इसमें जो विषम वर्ग के व्यंजन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण का मतलब जिसमें प्राण, जिसको बोलने में कम समय लगता है, अल्प, अल्प मतलब छोटा, प्राण मतलब बोलना। जब हम बोलते हैं तो हमारे को किसी में बोलने में ज्यादा समय लगता है, किसी में कम समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ प्राण की बात की जाती है, कितना निकल रहा है हमारी बॉडी से, कितने प्राण निकल रहे हैं, अल्प निकल रहा है, और महा मतलब ज्यादा। तो जो यहां पर याद रखना है, जो वर्ग है, वर्ग के जो विषम व्यंजन होते हैं, विषम व्यंजन, विषम क्या होते हैं, 1, 3, 5, ठीक है। इसको हम ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, जो विषम व्यंजन है। अब देखो, ये फर्स्ट, सेकंड छोड़ देना है, ये फर्स्ट, ठीक है, सेकंड हमने छोड़ दिया, ये थर्ड, और ये हमारा फिफ्थ, पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। अब देखो यहां पर ये ट्रिकी है एक तरह से, विषम जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, और जो सम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, महाप्राण, ठीक है। वर्ग के सम व्यंजन, वर्ग के जो सम व्यंजन है, सम 2, 4, 2 और 4, जैसे ख, घ, ठीक है, जिसको बोलने में हमारे को ज्यादा समय लगता है, तो ये हमारे क्या है, महाप्राण। अब इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो ये जो महाप्राण होता है और अल्प प्राण होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसको नोट जरूर कीजिए आप, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब जब हमने इसकी बात करी है म तक की, ठीक है, क से म तक की,
तो आपको इसमें देखना है जो अल्प प्राण वाले होते हैं, ठीक है, य वर्ग की बात करी जाती है तो य र ल, ठीक है, और व भी, ये तीन के तीन क्या होते हैं, अल्प प्राण, ठीक है, क्लियर। और जो बच गए हैं इसको हम महाप्राण में रखेंगे। देखो बोलने में य र ल व स स ह छ त्र, जिसमें समय ज्यादा लग रहा हो वो हमारा महाप्राण होगा, और जिसमें कम समय लग रहा हो वो हमारा अल्प प्राण होगा, ठीक है। तो और आपको याद भी रखना है कि कुछ नोट भी करना है। क्या करना है आपको कि ये देखना है जो प्रत्येक वर्ग में महाप्राण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। याद रखना महाप्राण की संख्या, यहां पर देखो प्रत्येक वर्ग में, ठीक है, महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, 2, और अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, 3। तो याद रखना है, यहां पर आप लिख लेना प्रत्येक वर्ग में महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, 2, संख्या 2 होती है, ठीक है। और जब महाप्राण 2 है तो अल्पप्राण कितने हैं, तो प्रत्येक वर्ग में अल्प प्राणों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होती है, ठीक है। किसको, य वर्ग को छोड़कर, याद रखना, ये भी लिख लेना, य वर्ग को छोड़कर, यह वर्ग को आप छोड़ देंगे, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि ये भी ऑप्शन में आ सकता है। प्रत्येक वर्ग में महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, 2, और अल्पप्राणों की संख्या कितनी होती है, 3, ठीक है, और यह वर्ग को छोड़कर, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, बात करते हैं किसकी, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये ऐसे व्यंजन होते हैं, याद रखना है कि ये तो सभी व्यंजन है, इसी में स्पर्श होंगे। तो स्पर्श क्या क्या होता है, टच या छूना। तो हमारी जो जिह्वा है, जिह्वा जिसको हम जबान बोलते हैं, ये हमारे मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, छूती है, जिसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये तो सभी है हमारे हैं। तो आपको याद रखना है जो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, जो हमारा क वर्ग है, जो क वर्ग है, ठीक है, जो क वर्ग की बात करते हैं तो ये कंठस्थ, ठीक है, इसको सॉरी ये क्या बोलते हैं, कंठ, मतलब कंठ को जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ध्यान रखना जो हमारी ध्वनि, जो साउंड है, वो बाहर कहां से आ रहा है, कहां वाइब्रेशन हो रहा है, कहां टच कर रहा है। तो याद रखना है कि जो क वर्ग होता है ये कंठस्थ व्यंजन भी बोल देते हैं या कंठ व्यंजन भी बोल देते हैं। तो याद रखना है क, ये क ख जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, वो निकल कहां रहा है, कहां टच कर रहा है, तो ये हमारे कंठ को, ठीक है, इसको हम कंठस्थ व्यंजन भी बोल देते हैं और कंठ, ठीक है। फिर हमारा आता है च वर्ग। च वर्ग की बात करते हैं, जो च वर्ग होता है, अब बोलोगे तालव, ठीक है, इसको हम तालव्य व्यंजन बोलते हैं। तालव मतलब तालु, जो अब बोलो इसका उच्चारण का च छ, तो जिह्वा देखोगे आप, जुबान देखोगे वो ऊपर, हमारे जो मुख है ऊपर स्पर्श करती है, जिसको हम तालव्य, तो इसको आप लर्न भी कर लेना, ठीक है। अब हमारा क्या है, ट वर्ग। ट वर्ग की बात करते हैं, जो ट, ठीक है, ट ठ ड ढ, ठीक है,
इसको याद रखना आपको, मूर्धा, इसको क्या बोलते हैं, मूर्धा, मूर्धा व्यंजन। ठीक है, तो मूर्धा मतलब और ऊपर वाले पार्ट में, जैसे च छ हम बोलते थे, हमारी जीवा क्या होती थी, वो फ्लैट होगी, ठीक है, हमारे ऊपर वाले पार्ट को टच करती थी, ठीक है, मुख के ऊपर वाले पार्ट को टच करती है, भाग को टच करती है, छूती है, स्पर्श करती है। तो मूर्धा ट ठ, तो हम अपने क्या है, जो जुबान है उसको क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, ट ठ ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूर्धा व्यंजन। ठीक है, फिर हमारा आता है त, त वर्ग, त वर्ग, याद रखना है, जो त वर्ग होता है ये दंत मतलब दांतों को स्पर्श करता है, दांतों को स्पर्श करता है, तो इसको दंतस्थि भी बोल देते हैं, दंत भी बोल देते हैं, दंत व्यंजन। ठीक है, दंत व्यंजन। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, प, नेक्स्ट व्यंजन हमारा क्या है, प, प वर्ग की बात करते हैं। जो प वर्ग होता है हमारा, जो प वर्ग की बात करते हैं, तो ये होठ होता है। ठीक है, जैसे प फ, तो हमारे होठ क्या आते हैं, टच करते हैं, छूते, स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो इसको ओष्ठ्य, ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये होठों को हमारे स्पर्श करता है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, और ये आप इसको नोट जरूर कीजिए, आप इसको नोट करेंगे तो अच्छे से और भी समझ में आएगा। और वीडियो को बार बार देखिए और शेयर जरूर करना आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या होता है बेटा, याद रखना, वर्तय, वर्तस्य व्यंजन। ठीक है, वर्तस्य व्यंजन क्या होते हैं, जो हमारी जीवा की जो नोक होती है, ये हमारे दांतों को स्पर्श करती है। ठीक है, तो उसको वर्तस्य बोला जाता है। तो याद रखना, ये क्या कौन कौन से होते हैं, स, ठीक है, र, ल और जो, ये होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्तस्य व्यंजन। ये याद रखना है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, कि ये वर्गों में, व्यंजनों में पूरे 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नोट करते रहना आप, हम बात करते हैं स्वरों की, स्वर। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है स्वर। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं, ठीक है, हम आपको याद रखना है, जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, हिंदी में हम बात करते हैं, हिंदी में, हिंदी के अंदर जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है, 11। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, तो आपको याद रखना, अब इसमें तो यहां काउंट करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां पर तो टोटल 13 है, मगर स्वर कौन से हटा दिए गए इसमें, हिंदी में जो स्वर होते हैं। ठीक है, और आपको जो ये जो 2 स्वर हैं, अंग और अ, ठीक है, इसको हिंदी में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो हम बोलते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ये आप काउंट कर लेना। ठीक है, 13 में से ये 2 माइनस कर दोगे तो आपके पास हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी आ जाएगी, 11। और आप इसको नोट कर लेना, हिंदी में स्वरों की संख्या कौन सी है, अ आ ई उ री ए ओ ओ। ठीक है, और कुल संख्या जब पूछे आपको, कुल संख्या, जब कुल संख्या बोलेगा तो आपको कितनी है, हिंदी में ये स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 13, मगर हिंदी में पूछे तो आपको याद रखना है 11। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है, स्वरों की संख्या आप समझ गए। अब इसमें आपको देखना है
नेक्स्ट, जिसको हम मात्रा स्वर बोलते हैं, मात्रा स्वर, ठीक है। मात्रा स्वर, इसको एक और वर्ड से एग्जाम में आते हैं, पूछ लिया जाता है इसको एक और से, या इसको ग्रेफीन बोला जाता है, याद रखना। ग्रेफियर भी बोला जाता है और ग्रेफीन भी बोला जाता है, तो आप इसको लिखो, ज्यादातर अब तक क्या आता है, ग्रेफीन, ठीक है। ग्रेफीन, और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 10। इनकी क्या होती है, संख्या 10 होती है, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं मात्रा वाले, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, आओ, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे, की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 10। मात्रा स्वर भी बोला जाता है और इसको ग्रेफीन भी बोला जाता है। इनको अपने माइंड में फिक्स कर लो, इसको नोट कर लेना। ग्रेफीन, मात्रा जो स्वर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफीन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहां पर ये दो स्वर बच जाते हैं हमारे पास, ठीक है। इन दो स्वरों को जब हम उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, इसको आयोग वाह बोला जाता है, ठीक है, आयोग वाह स्वर, ठीक है। तो ये जो अन्य ध्वनियां जो बच जाती हैं, हमारा अंग और अह, मात्रा स्वर भी अलग, मात्रा स्वर में भी इंक्लूड नहीं किया जाता, तो ये क्या होते हैं, आयोग वाह, ठीक है। आयोग वाह, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अंग और अह, ये दो स्वर हमारे क्या कहलाते हैं, अंग और अह, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, आयोग वाह, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण जो होता है, स्वरों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्या होता है, बंटवारा, भाई कैसे बांटा गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक मुख विविर, मुख विवर, मुख विवर, इस चीज को अच्छे से समझना। स्वरों का जो वर्गीकरण होता है, एक मुख विवर, मुख विवर मतलब मुख के खुलने के आधार पर, मुख विवर क्या होता है, मुख के खुलने के आधार पर। तो खुलने के आधार पर हम कितने पार्टों में रखा जाता है या कितने पार्टों में रखा गया है इसको, तो आपको ये नोट कर लेना है। मैं इसको यहां पर रख करता हूं, अगर कोई पार्ट इसमें बचा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मुख विवेक खुलने के आधार पर, याद रखना मुख विवेक क्या था, मुख के खुलने के आधार पर इसको 4 भागों में रखा है, ठीक है। इसके 4 भाग होते हैं और इनके भागों के नाम याद रखना है, ठीक है, और याद करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो पहला होता है विवृत, विवृत, विवृत। अब इसका मतलब क्या होता है, ओपन, ठीक है, जिसको हम खोलकर, जब हम बोलते हैं ओ इसमें मुंह बंद है,
आ, तो हमारा क्या है आ, ये क्या होता है आ। बस ये विवृत व्यंजन जो स्वर जो होते हैं, ठीक है, मुख विवृत मतलब मुख के खुलने के आधार पर ये एक होता है। विवृत क्या होते हैं, एक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, एक। ठीक है, यहाँ पर संख्या कर देता हूं, इनकी संख्या क्या होती है, एक। ठीक है, मुख के खुलने के आधार पर। अर्धविवृत, अर्धविवृत का मतलब क्या होता है, हाफ ओपन, हाफ ओपन, जिसमें हमारा मुख विवृत क्या होता है, आधा खुलता है। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, ये इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से, ओ ए ओ, ठीक है, और ए ओ। ठीक है, इसमें हमारा जो मुख है वो हाफ खुलता है, आधा खुलता है। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा संवृत, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये क्लोज होता है, मुंह क्या होता है, क्लोज, बंद। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। अब ये हो जाएगा ई उ उ उ उ, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, और फोर्थ है अर्ध संवृत, ठीक है, ये भी क्या होता है, हाफ क्लोज, जो आधे क्या होते हैं, बंद होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2, ए और ओ। ठीक है, आपको ये नोट कर लेना है, मुख विवृत खुलने के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा जाता है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। ठीक है, इनकी जो संख्या है मैंने यहां पर लिख रखी है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, 4। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। तो ज्यादातर चांस किसके होते हैं, जो यूनिक होते हैं, ये एक, जिसकी संख्या क्या होती है, 1 होती है। और ये थोड़े यूनिक हो जाते हैं हमारे लिए। तो पढ़ना तो आपको सभी है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है, जैसे मुख विवृत था, अब हमारा हो गया जो मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। हमारा है ये मात्रा के आधार पर। अब मात्रा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। मात्रा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर 3 भाग कौन से हैं, नंबर 1 ह स्वर, ठीक है, ह स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और थर्ड होता है हमारा प्लुप्त स्वर। ठीक है, इसको हम प्लुप्त स्वर, ह स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, और याद रखना है, इसको डेफिनेशन तो रहती नहीं, फिर भी मैं यहां बता रहा हूं। ह स्वर क्या होते हैं, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, मतलब कम समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का स्वर लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, मतलब अधिक, दीर्घ मतलब अधिक, हस्व मतलब कम।
ठीक है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको ह स्वर बोलते हैं। दीर्घ जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, और प्लुप्त में जिसमें सबसे अधिक लगता है, 3 मात्रा या इससे अधिक। ठीक है, 1 मात्रा, 2 मात्रा और 2 से अधिक। ठीक है, ये इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना। मैंने बताया आपको, जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है या सबसे कम समय लगता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ह स्वर। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहां पर इसका एग्जाम्पल यहां लिख दूंगा मैं, ओ, ठीक है, अ, ई, उ और री, ये 4, इसको हम बोलते हैं ह स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, तो ये क्या होगा, आ, ई, ठीक है, उ, उ, ए, 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 और कौन सा बचा, ओ, 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 आओ, दीर्घ में तो यही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा दीर्घ है। ठीक है, और याद रखना है कि प्लुप्त जो स्वर होते हैं, जैसे ओ साउंड, जिसमें यहां पर याद रखना है, ये भी प्लुप्त स्वर। हम क्या करते हैं, जब हम किसी को बुलाना होता है, ठीक है, जब हम किसी को बुलाते हैं तो हम अपने साउंड को क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, लंबा करते हैं, अपनी ध्वनि को क्या करते हैं, खींचते हैं, लंबा करते हैं। ठीक है, जैसे ओ, ठीक है, तो बुला के देखना आप, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बुलाने के लिए भी होता है। ठीक, जब हम अपने ध्वनि को खींचते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जो ह स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, अगर इसमें एक मात्रा जोड़ दी जाती है, ठीक है, कौन सी मात्रा, जिसको हम दीर्घ में, ठीक है, अगर आ, ओ, इसमें ये चिन्ह, इस चिन्ह को जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या होते हैं, प्लुप्त स्वर हो जाते हैं। ठीक है, प्लुप्त स्वर में याद रखना है ये चिन्ह जोड़ा जाता है। अगर ये जोड़ दिया जाता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं प्लुप्त स्वर। तो याद रखना है ये जो चिन्ह, इसका ये चिन्ह याद रखना है। ये जो चिन्ह होता है इसको आपको याद रखना है कि मैं ये जो ह स्वर है, दीर्घ स्वर है, इनको प्लुप्त स्वर बना सकता हूं। इसके आगे जैसे मैंने आ जोड़ा, ठीक है, ई, और कुछ भी इसके आगे लगा दिया, आई, आई, तो जो साउंड है किसी के भी आगे हम ये चिन्ह जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, प्लुप्त स्वर। तो ये चिन्ह याद रखना आपको। ठीक है, और संख्या इनकी अगर रखनी है तो संख्या भी देख लेना, ये 4 और इसकी 7। ठीक है बेटा, 7, और इसका तो एक चिन्ह याद रखना, इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम होठों की आकृति के आधार पर। ठीक है, जो ओष्ठों, जिसको हम बोलते हैं ओष्ठों की आकृति के आधार पर, की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर होठों की आकृति के आधार पर हम इसको 2 भागों में रखते हैं। ठीक है, 2 भाग, इसको 2 भागों में रखते हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार, एक वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। अवृत्ताकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार।
ठीक है। अब यहां पर याद है, ये तो बहुत आसान है। वृत्ताकार, जिसको बोलने में हमारे जो होठ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गोल। ठीक है, व्रत का शेप ले लेते हैं। वृत्ताकार मतलब जो गोल शेप ले लेता है। ठीक है, अब देखो, और जो अवृत्ताकार होते हैं जो गोल शेप नहीं लेते, या मतलब जो गोल आकृति नहीं लेते। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे जैसे ओ नहीं, आ नहीं, ई नहीं, ई नहीं, ऊ, तो यहां पर हमारा जो होठ है वो गोल आकृति की हो गई। तो ये ऊ, ऊ, ऊ। ठीक है, री नहीं, ए नहीं, ए नहीं, ओ, बिल्कुल ओ। ठीक है, नेक्स्ट आओ, आओ। तो ये हमारे क्या है, वृत्ताकार। ठीक है, जिसमें हमारे जो होठ होते हैं जो वृत्ताकार। अब जो बच गए हैं वो क्या होते हैं, अवृत्ताकार। क्या होते हैं, अवृत्ताकार, जो शेष जिसमें व्रत नहीं बनते। ठीक है, और जो शेष बच गए हैं वो क्या होते हैं, अवृत्ताकार। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम। इसको रब करता हूं मैं, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 जो हमारा है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, पश्च स्वर। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, 3। याद रखना, इसको 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्चिम। ठीक है, याद रखना है जो अग्र स्वर होते हैं इनकी जो संख्या होती है 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 5। अग्र स्वरों की संख्या 5 होती है। अग्र स्वरों की संख्या 5 होती है। ठीक है, तो अग्र मतलब जिसमें हमारी जो जिह्वा होती है वो आगे वाले भाग को स्पर्श करती है। मध्य मतलब बीच वाले भाग, तो पश्चिम मतलब पीछे। ठीक है, तो जो, ठीक है, इसका उच्चारण कहते हैं ना, इन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के आगे वाले भाग में कंपन उत्पन्न होते हैं। कंपन भी याद रखना, स्पर्श भी और कंपन भी। तो जीभ के आगे वाले भाग में कंपन उत्पन्न होती है, उसको हम अग्रस्वर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई, 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 री, री और ए और ए। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, अग्रस्वर, ई, री, ए। ठीक है, मध्य स्वर कंपन याद रखना क्या होती है, मध्यम होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 1। तो मध्य स्वर याद रखना है कि देखो ये ऑप्शन में भी दे दे कि कौन से अग्रस्वर हैं। ये 3 दे दिए स्टार्टिंग के ही, ये हटा दिया। हमारे को पता है इसमें से कोई सा भी एक हटा देंगे, वो कहेंगे अग्रस्वर नहीं है। इसमें से कौन सा अग्रस्वर नहीं है, तो आपको याद रखना है, अग्रस्वर अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, जो मध्य स्वर होती है इनकी संख्या क्या होती है, 1। कौन सा होता है, अ। ठीक है, अ, ये हमारे क्या होते हैं, मध्य स्वर। और पश्च स्वर, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन से, अब देखो, आ, ओ, ठीक है, आओ, और कौन सी, ऊ, ऊ, ये 5 होते हैं। ठीक है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो ये संख्या याद रखना है, संख्या भी पूछ लेते हैं, तो इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, संख्या आपको याद करना है।
की संख्या कितनी होती है। ठीक है, और हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट रफ कर रहा हूं इसको। उच्चारण के आधार पर, नेक्स्ट होता है हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर भी हम इसको दो भागों में रखते हैं। उच्चारण के आधार पर इसको दो भागों में रखते हैं। कैसे? अनुनासिक, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन को हम पक्षमात क्या बोलते हैं, जैसे व्यंजन होते थे अनुनासिक जो पांचों होते ना। ठीक है, अनुनासिक तो याद रखना है। अब स्वर की बात करते हैं। अनुनासिक स्वर, और दूसरा होता है हमारा निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, तो याद रखना, नासिक मतलब जिसका उच्चारण करते समय जो वायु होती है, जो हवा होती है, मुख और नाक दोनों के साथ बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं, जिसपे हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हम उच्चारण करते हैं आंचल। ठीक है, आ ई ई। ठीक है, ये हम जब लगा देते हैं, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम क्या आते हैं, ये अनुनासिक व्यंजन बन जाते हैं। और नासिक व्यंजन तो इसका उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो हमारे नाक से नहीं होती हुई निकलती है। ठीक है, मुख विवर से निकलती है। तो ये सभी होते हैं, ये जितने भी हैं अ आ ई, ये सारे सारे क्या है, निर्नुनासिक व्यंजन, सभी सभी। अ आ इत्यादि कर दो, इत्यादि कर दिया, ये हमारे क्या होते हैं, निर्नुनासिक व्यंजन। ठीक है, और याद रखना है कि हमारा ये टॉपिक तो हो चुका है, फिर भी एक चीज और है हमारे पास। क्या है इसमें, ये नोट कर लेना क्या चीज होती है। क्या? सभी स्वर, जो जितने स्वर होते हैं, ये पेपर में भी है, याद रखना, सभी स्वर। ठीक है, जो सभी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण। जो सभी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, और सभी स्वर, सभी स्वर अगर घोष सघोष की आ जाए, ठीक है, या अघोष आ जाए, घोष अघोष, ठीक है, तो याद रखना जो सभी स्वर होते हैं वो सघोष, या इसको हम क्या बोलते थे, घोष में बोल देते हैं, घोष होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होगी और आपने मेरी क्लास से आपने कुछ जरूर सीखा होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रैक्टिस सेक्शन जरूर कीजिए आप, और हो सके तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए और उस पर अपनी प्रैक्टिस की तैयारी भी कीजिए, प्रैक्टिस भी कीजिए, और तैयारी से आपकी अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।